ओके जी, हमने अभी न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है उसको सॉल्व किया, जबकि सेकंड पार्ट जो है वो अभी हमने करना है, और उसके अंदर हमने फाइंड करना है फॉर अ 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज लेंथ ऑफ रिकॉर्ड एडिक्वेट। कहते हैं कि हम अगर 90% जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस का मतलब ये है कि 90% श्योर है कि जो हमारी एक तरह से, अगर मैं बड़ी एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, तो जो हमारा एनालिसिस है वो 90% जो है ना ठीक है कि अकरेंस जो है ना वो होनी है किसी भी इवेंट की ना। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं ना कि जी बिलफर्ज 2 साल के बाद जो है 364.81 बारिश जो है ना वो होगी 2 साल के रिटर्न पीरियड के साथ। तो हम कितने परसेंट श्योर हैं इस बात में कैसा होगा? हम 90% श्योर हैं। ठीक है, तो 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस के साथ अब बताओ कि क्या ये जो आपने अभी डाटा के साथ जो आपने उसकी जो रिकॉर्ड की लेंथ है, क्या जो आपने एनालिसिस किया है ये वाला, ये ठीक है कि नहीं है? मतलब जितना डाटा आपने लिया इस एनालिसिस के लिए, वो लेंथ ऑफ डाटा ठीक है कि नहीं है? यानी कि 20 साल का डाटा आपने एक्वायर किया है, क्या ये लेंथ जो है डाटे की, ये ठीक है या ये ठीक नहीं है? ये आपने जो है ना वो अब उसको देखना है कि क्या हमें जो 20 साल के डाटे से हमने ये एनालिसिस किया है, एनालिसिस क्या किया है कि हमने मुख्तलिफ रिटर्न पीरियड के लिए जो है ना इवेंट के मैग्नीट्यूड्स को फाइंड किया है। हमने अब ये चेक करना है कि क्या ये हमारा फाइंड करदा जो हमारा एनालिसिस है ये ठीक है या ये ठीक नहीं है। सही है, तो हम क्या करेंगे, हमें पढ़ा हुआ है कि लेंथ ऑफ रिकॉर्ड के लिए मतलब इसको मैक्सिमाइज कर दो। हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी और वो ये वाली इक्वेशन थी कि 2.10 इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू 4.30 t log ऑफ r होल स्क्वायर प्लस 6। ये इक्वेशन है, आप इससे y की वैल्यू फाइंड कर लो। अगर वो y की हासिल करदा वैल्यू जो है वो आपने डाटे के अंदर जो यहाँ पे जो है ना आपने कितने साल का डाटा इस्तेमाल किया है, हमने 20 साल का डाटा इस्तेमाल किया है। अगर आपकी इस इक्वेशन से हासिल करदा वैल्यू y की वो 20 से कम हुई तो हम कहेंगे कि हमारा एनालिसिस ठीक है। अगर वो 20 से ज़्यादा हुई तो हम कहेंगे, अगर बिलफर्ज 22 वैल्यू आ गई उससे, तो हम कहेंगे कि हमारा ये जो एनालिसिस है जो हमने अभी किया है वो इस 20 साल के डेटे से ठीक नहीं है, हमें 2 साल का डेटा और एक्वायर करना चाहिए। क्लियर है ये वाली बात करिए, सिंपल सी चीज़ है ये वाली। तो हम पहले ज़रा इस इक्वेशन को जो है ना वो मैं इसको लिखता हूँ साइड पे। ठीक है, एक कॉलम बना के लिखता हूँ ताकि चीज़ों की समझ भी आए और हम फिर इससे आगे चलते हैं। ठीक है, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ सेपरेट कॉलम फॉर दिस। ये थी y इज़ इक्वल टू, अगर मुझे इक्वेशन जो है ना सही तरीके से याद है तो वो थी y इज़ इक्वल टू ब्रैकेट 4.30 t इनटू, और इधर भी जो है ना वो मुझे इनटू करना पड़ेगा, इनटू लॉग ऑफ r। ठीक है, और इसका जो है वो होल का स्क्वायर। ठीक हो गया, प्लस 6। ये हमारी इक्वेशन थी। लेकिन इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले जो है ना कुछ पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है। हमें कौन कौन सा पैरामीटर रिक्वायर्ड है? हमें पहले तो टी रिक्वायर्ड है, फिर उसके बाद हमें आर रिक्वायर्ड है। अब हम पहले फाइंड करते हैं टी और फिर फाइंड करेंगे आर। टी जो है हमने पहले बात की हुई थी कि वो स्टूडेंट टी टेस्ट की वैल्यू है, और ये वैल्यू आपको गिवन दी हुई होगी या आपको ये वैल्यू जो है ना वो टेबल से फाइंड करनी पड़ेगी। वैसे तो चूंकि ये स्टैट नहीं है तो हमने आपको ये वैल्यू जो है ना गिवन ही देनी है एग्जाम के अंदर। ठीक है, 90% ऑफ द टाइम्स ये वैल्यू गिवन होगी। लेकिन अगर मेरा दिल करता है एक रात पहले एग्जाम की कि नहीं यार थोड़ा सा जो है ना बच्चों को तंग किया जाए और वैल्यूज जो है ना इसकी ज़रा बच्चों को टेबल दिया जाए, ज़रा उससे वैल्यू वो फाइंड करें, तो आपने फिर इससे वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है? इसमें सिंपल आपको रिक्वायर्ड जो है ना वो क्या है कि आपका 90% जो है उसके ऊपर इंटरवल के ऊपर आपने वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, 90% निकालनी है। मुझे कैसे पता 90% निकालनी है? मुझे ऐसे पता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर अ 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, तो मैं इस टेबल के ऊपर जहाँ 0.90 है मैं वहां जाऊंगा। सॉरी, ये तो सिंगल टेल की कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी है, जबकि हम जो है ना वो 2 टेल प्रोबेबिलिटीज़ के लिए लेते हैं। आई एम सो सॉरी, ये 0.90 वाली जो है ना वो ठीक नहीं है, ये बेसिकली 0.10 जो है ना ये ठीक है। 90 यहाँ आके बनती है 2 टेल टेस्ट के लिए। आई एम सो सॉरी, मतलब कि ये एक
गलती हुई है कि अगर कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी हो ना, अब कम्युलेटिव के लिए और टू टेल के लिए जो है ना वो मैं उसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो हमारे जो है ना जो टेस्ट होते हैं ज़्यादातर इसके ज़्यादातर क्या सारे के सारे टेस्ट टू टेल टेस्ट ही है। तो टू टेल टेस्ट के लिए जो है 90% यहाँ पे आती है, ये आती है 90%। ठीक है, यहाँ पे 0.10 लिखा हुआ है। हम आपके एग्जाम में कोशिश करेंगे कि अगर टेबल देना भी है ना हम लोगों ने, ये वजह होती है टेबल जब आप ज़्यादा से यूज़ ना करो ना तो फिर ये इशू होते हैं। तो टू टेल टेस्ट के लिए 90% ये वाली है। ठीक है, 100 जो ये वाली है ये 95% है। आपने 1 में से माइनस करोगे ना और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस होती है। तो 0.10 जो है ना दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस फॉर 90%। ठीक है, ये जो है किसके लिए है, ये है 80%, ये किसके लिए है, ये 70% के लिए है, ये किसके लिए है 60 50। ठीक हो गया इस तरीके से। अब ये कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। ओके, अब 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस आपको एक तो आपको ये चीज़ आपने जो है ना पहले लॉक कर दी कि जी यस। दूसरा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। उस डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कैसे फाइंड करोगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तो वो है जो बुक वाले ने यूज़ किया है, वो थोड़ा सा मुश्किल मेथड है। ठीक है ना, वो कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि जी हम डाटे को जो है ना बेसिकली करते क्या है, हम हिट एंड ट्रायल से जो है ना पहले वाई की वैल्यू निकालते हैं, हिट एंड ट्रायल से पहले वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और फिर जो है उस वाई की वैल्यू में से 6 माइनस करना है और वो निकाल देना है, जैसे बुक वाले ने किया हुआ है। जैसे ये देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं पहले ज़रा फुल स्क्रीन करूँ स्लाइड शो लगा के। ये देखो जैसे ये है, उसने पहले जो है ना क्या किया है, हिट एंड ट्रायल से वाई की वैल्यू फाइंड की है जो कि 17 आई है, फिर उसमें से उसने 6 माइनस किया और फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसकी 11 आ गई है। हम इस मेथड को मैं बेसिकली प्रेफर नहीं करता। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि ये इस मेथड में एक हिट एंड ट्रायल वाला मेथड आ जाता है जो कि अनयूजुअली इसको जो है ना मुश्किल करता है और उसका कोई इतना वो फ़ायदा भी नहीं है। आप खुद देखोगे कि अभी हम इसको जो है ना मेरे वाले मेथड से फाइंड करेंगे ना तो आंसर ऑलमोस्ट वो भी सेम ही आएगा। ठीक है, अभी देखना ज़रा इसको, ये देखो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कैसे निकालनी है आपने अपने उसके लिए, वो कैसे आएगी, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 20 नंबर ऑफ टर्म्स, आपने 20 का डेटा इस्तेमाल किया है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी है, 20 होनी है। 20 में से सिर्फ एक माइनस कर दो, यानी कि n-1 जो है, जो हमने यहाँ पे ये किया हुआ है, एक तरह से ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। क्लियर होगी बात ये वाली। अब आप में से जिसको वो वाला मेथड आता है, समझ अच्छा लगता है, हिट एंड ट्रायल से पहले वाई निकालो और फिर उसमें से जो है ना वो 6 माइनस करके आप वो निकाल लो, वो बेहतर है। जिसको ये वाला लगता है ये बेहतर है, वैसा ये ज़्यादा बेहतर है ये वाला कि आप जो है ना नंबर ऑफ टर्म्स में से 1 को माइनस कर दो, दैट इज़ योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस भी आप लोगों ने फाइंड कर ली, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आप लोगों ने फाइंड कर ली, 19 है। तो 19 और 0.1 पे जाके जो वैल्यू है आपने वो जो है पकड़ लेनी है, ये है 1.729। ये बेसिकली है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, और सॉरी आपकी वैल्यू जो है टी टेस्ट की। तो टी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1.729। तो ये है आपकी टी की वैल्यू 1.729। अच्छा, अब जरा चेक करते हैं कि बुक वाले की वैल्यू कितनी है, रहा चेक करें कितना को फ़र्क है बुक वाले से। 1.729 है जो उसने निकाली है वैल्यू, वो कितनी निकाली है, टी की वैल्यू उसने कितनी निकाली है 1.796। 1.729 1.796 ऑलमोस्ट सेम बनती है। ठीक है, तो उसमें कोई इतना जो है ना वो फ़र्क नहीं है। तो आई वुड प्रेफर कि आप इसी मेथड से इसको फाइंड करो। मैंने निकाली टी की वैल्यू कितनी आ गई 1.729। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ आर। नेक्स्ट फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, इस फार्मूले के अंदर जो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे वो है वैल्यू ऑफ आर। वैल्यू ऑफ आर भी हमने पढ़ी हुई है, क्या है, सिंपल थी कि रेशो ऑफ 100 ईयर इवेंट टू 2 ईयर इवेंट, कि जो 100 साल के बाद जो है ना इवेंट आना है उसका मैग्नीट्यूड और डिवाइड करना है किसके किसके साथ, जो 2 साल के बाद आएगा उसका मैग्नीट्यूड। तो हम ज़रा इन दोनों को देख लेते हैं। देखिए जी, आर के लिए क्या आएगा, जो 100 साल के बाद इवेंट आना है हमने अभी देखा है उसका मैग्नीट्यूड जो है 968.82 है। तो ये हो गया 968.82। इसको डिवाइड करना है आपने किसके साथ, जो 2 साल के बाद आना है, वो कितना है 364.81। ठीक हो गया, तो आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, जो आपका आंसर आएगा एग्जैक्टली वही आपकी वैल्यू ऑफ आर है। तो हमने वैल्यू ऑफ आर फाइंड की, वो आई 2.65। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व द इक्वेशन। अब इसके बाद जो है
हम वैल्यू ऑफ y निकालते हैं इस इक्वेशन से। वो कैसे आएगी वैल्यू ऑफ y? सबसे पहले 4 पॉइंट, इसमें अब लॉग, आई हैव नो आइडिया कि लॉग अब इसमें एक्सेल के अंदर लॉग जो है वो कैसे आना, बट आई विल ट्राई। इक्वल टू 4.30 मल्टीप्लाई बाय पी आना है। पी की वैल्यू कितनी है? 1.729। ठीक है, 1.729 ज़रब क्या आना है? लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 10 फॉर इस वैल्यू का लॉग ऑफ 10 है आर का, जो कि है 2.655। ठीक है, इस सारे का जो है वो क्या आना है? इस सारे का आना है स्क्वायर। ठीक है, और साथ में आना है क्या? जमा 6। हमने फाइंड की तो हमारी वैल्यू ऑफ y जो है वो आई है ऑलमोस्ट 15.94। ठीक है, यानी कि आपको 16 साल का डेटा रिक्वायर्ड था। ठीक है, फिर मतलब 15.9 से आपको डेटा जो है, आपको 15.9 साल का डेटा रिक्वायर्ड है। इसको होल में, नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करें तो कितना बनता है? आप कह सकते हो कि जी y की वैल्यू जो है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, ऑलमोस्ट का साइन डाल के तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 16 है। ठीक है, और हमने कितना यूज़ किया? हमने यूज़ किया 20 साल का। तो हम कह सकते हैं कि जी हमारा जो एनालिसिस है वो ठीक है। अब इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात तो जो है ना वो नहीं है। ठीक हो गया? ओके, इसमें कोई जो है ना कोई कोई चीज़ जिसमें समझने वाली हो तो आपने मुझसे पूछ लेनी है, लेकिन हमने इस एनालिसिस से ये प्रूव किया कि जो हमने नंबर ऑफ ईयर्स डाटा यूज़ किया है वो ठीक है। अब इस न्यूमेरिकल में वो कुछ बातें ऐसी मैं करूँगा नेक्स्ट जो है ना रिकॉर्डिंग के अंदर, कि जो बुक वाले ने नहीं की हैं और मुझे आपको करवानी है वो वाली। सही है, और वो आपके आगे जाके काम भी आएंगी, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको वो चीज़ें जो है ना काम आएंगी। और ये देखो मेरी बात सुनो, ये डाटा सिर्फ आपने स्टैट एक इतनी ज़बरदस्त साइंस है। हैड आई नॉट बीन एन इंजीनियर, अगर मुझे जो है ना वो अभी भी मौका मिले और मैं, मुझे कोई बंदा बोले कि जी आपने जो है ना कोई और साथ में डिग्री करें, तो आई विल ऑलवेज गो फॉर अ PhD इन स्टैट्स, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस। ये चीज़ें जो है ना बड़ा मज़ेदार इसमें चीज़ें होती हैं, मुश्किल लगती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है ना एक अप्लाइड साइंस है। आपने यहाँ पे ये डेप्थ थी ना, आप अंदाज़ा करो कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख दोगे ना डाटे का, आपको उसका जो है ना वो निकाल देगी रिटर्न पीरियड। मिसाल के तौर पे हम किसी चीज़ को भी ये होती है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो क्या होती है? वो सारी स्टैट की होती है। अब यहाँ पे डेप्थ ऑफ रेनफॉल आ गई है ना, डेप्थ ऑफ जो है ना वो रेनफॉल आ गई है, नंबर्स में आ गई है। हम इंसान का गुस्सा जो है ना वो कर दें नंबर्स में, जो है ना कन्वर्ट करते हैं बिल्कुल, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि कुछ अरसे के बाद जो है ना उसका मिजाज कैसा होगा, 5 साल के बाद उसका मिजाज जो है ना कैसा होगा। मतलब इमेजिन करो कि आप अभी से बैठ के जो है ना किसी भी साइंस जिसको आप क्वांटिफाइबल टर्म्स में जो है डाटा को आप निकाल सकते हैं ना, आप उसके बारे में अपने कोई ना कोई जो है ना वो एनालिसिस करके जो है विद द कॉन्फिडेंस ऑफ 90% आप बोल सकते हो कि जी आज से 5 साल के बाद ये होने वाला है। सही है, सारी इलेक्शंस की जो बाहर के मुल्कों में जो है ना वो कैंपेन्स होती हैं, दे आर बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, सारे की सारी जो गेम्स के ऊपर जो बुकीज़ जो काम करते हैं, वो सारे का सारा स्टैट जो है ना वो यूज़ करते हैं। ठीक है, एक वो पता नहीं ब्रैड पिट की मूवी, शायद अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो वो एक थी मनी बॉल मूवी का नाम है शायद। ठीक है, वो देखना कभी जाके, वो मूवी बहुत अच्छी मूवी है, और उसमें सारी की सारी जो है वो स्टैट को यूज़ करके वो एक अमेरिकन जो है ना बेसबॉल की जो एक टीम है, जो कि बॉटम ऑफ द ग्रुप होती है, उसको टॉप पे वो लेके जाता है। सो स्टैट जो है दैट इज़ अ वेरी वेरी मैं अप्लाइड साइंस, जो कि आप उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके यू कैन डू वैरायटी ऑफ थिंग्स। ठीक है, मैं अगली स्लाइड में जो है ना वो बताता हूँ आपको बातें वो वाली, और हम फिर इस लेक्चर को, जो कि आज का हमारा लेक्चर जो है ना वो 5th है, इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड।